कल 8 अक्टूबर है और जम्मू कश्मीर में हुए असेंबली चुनावों के नतीजे कल आ जाएंगे। लेकिन कल से पहले आज की रात भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में इस समय राजनीतिक दिमाग माने जाने वाले राम माधव जम्मू में है। आज उन्होंने एक बैठक ली और उस बैठक में उन्होंने समीक्षा की कि क्या कुछ चुनाव अभियान के दौरान हुआ है, कहां हम खड़े हैं, कितनी सीटें हम जीतने वाले हैं। और ये सारी समीक्षा उन्होंने शाम के वक्त में की और काफी भीड़ त्रिकुटा नगर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद थे और उसके साथ में अशोक कौल भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी इस मीटिंग में अन्य कई और बड़े नेताओं के साथ मौजूद थे। बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस पहुंच चुके हैं और कल के दिन का इंतजार कर रहे हैं। यही कुछ घाटी में देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेता अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और कल सुबह जब होगी पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचकर, माफ कीजिएगा, काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंचकर वो इंतजार करेंगे कि ईवीएम जब खुलती हैं तो किसका मुकद्दर जागता है। पीडीपी इंतजार करेगी इस बात का कि उनका नंबर कितना पहुंचता है और क्या वो सरकार में किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। कांग्रेस इस बात पर नजर रखेगी कि जो संभावित, उन्होंने खुद अपना आंकलन करके कहा है कि 9 जम्मू की सीटों के ऊपर वो मजबूती के साथ खड़े हैं और संभवतः चुनाव जीत भी रहे हैं। क्या वो 9 सीटें कांग्रेस के हक में आती हैं? और इसके अलावा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, 4 वो मुख्य दल हैं जिन 4 मुख्य दलों को लेकर कहा जा रहा है कि मत प्रतिशत इनका अच्छा खासा होगा। लेकिन इसके बीच में अचानक 2019 में किंग मेकर बने सैयद अल्ताफ बुखारी की पार्टी जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी जिसको किंग्स पार्टी भी घाटी में कहा गया, वो कितना नंबर लेकर आती है। हालांकि अगर आप एग्जिट पोल्स को देखें तो तस्वीर कुछ और है, लेकिन अक्सर एग्जिट पोल सही नहीं ठहरते। उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, क्या लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में अवामी इत्तेहाद पार्टी कमाल करेगी? क्या अवामी इत्तेहाद पार्टी को बड़ा नंबर लेकर आएगी? और आज इंजीनियर रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं सभी जितने भी एमएलए बनने वाले हैं उन सबसे गुजारिश करता हूं कि हम इस असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम लोग चुनाव जीतने के बाद सरकार नहीं बनाएंगे। इस पर उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया है उनके ऊपर। और जैसे मैंने आपको कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेता आक्रामक लग रहे हैं। अब खबर क्या? खबर यह है कि सूत्र यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी पोटेंशियल आजाद उम्मीदवार जो चुनाव जीत सकते हैं उनके साथ संपर्क साधा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी लीडरशिप को काम पर लगाया है और लीडरशिप आजाद उम्मीदवारों के घर पहुंच रही है और उनकी सहायता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वो नेता जिन्होंने असेंबली के चुनावों से पहले गुलाम नबी आजाद को खैरबाद कहा और पार्टी छोड़ दी। और वो लोग इस वक्त सूत्रधार बने हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंटों के बीच में। और इतना ही नहीं, बल्कि कैबिनेट से लेकर कि कैबिनेट में कौन होगा, किसको कौन सा पद मिलेगा, आपको मंत्री बनाएंगे, आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, यूं होगा, ये सारी चीजें जो है सभी पार्टियां इन तमाम निर्दलियों को जिनकी संभावना है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, उनको ये सारे ऑफर दिए जा रहे हैं। ये सारी कहानियां उनके साथ करी जा रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो मैंने लगभग आज सभी नेताओं से बात की। जब वो पार्टी की उस मीटिंग से बाहर आए तो सबसे जो मैंने आंकलन किया तो सब लगभग 28, 26, 28, 26 इसी आंकड़े के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता से लेकर जूनियर एक मामूली कार्यकर्ता को भी पूछेंगे तो वो कह रहा है कि 30 के पार और 35 के आसपास। पीडीपी के किसी भी नेता से बात करिए तो वो 8 से 9 तक सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं कांग्रेस के नेताओं से, वो भी 9 सीटों पर अपनी दावेदारी बता रहे हैं। कल क्या होगा? कल जिस समय सुबह ये ईवीएम खुलेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 सिनारियो हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सिनारियो नंबर 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 के पार 35 तक पहुंची और कांग्रेस ने ले ली 5-6 सीटें
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर अंदर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बन जाएगी। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें, ये मेरी अपना आंकलन है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें 30 से कम आती हैं और वो 28 के आसपास या 31 के आसपास आकर रुक जाते हैं, और मान लीजिए उनकी 31-32 आ भी जाती हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर भी यह आंकड़ा 40 के पार नहीं पहुंचता और कोई भी इंडिपेंडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ घाटी में आने के लिए तैयार नहीं होता, तो भूमिका बनेगी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। क्योंकि जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस हारेगी, उन सीटों को दो ही दल जीतते नजर आ रहे हैं, या तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, कुछ एक सीटों के ऊपर। अवामी इत्तेहाद पार्टी कितना नंबर लेकर आएगी, हालांकि आज जो इंडियन रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके मूड और उनके बिहेवियर से साफ तौर पर यह लग रहा था कि उन्हें खुद भी लग रहा है, वो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कितनी सीट जीत रहे हैं। क्योंकि अगर आप 10 से 12 सीटें जीत रहे हो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आपका अंदाज, आपका बात करने का अंदाज और आपका पॉलिटिकल बात करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। बहरहाल ये राजनीति है, कल सुबह कुछ भी हो सकता है अवामी इत्तेहाद पार्टी को कमाल करे, कोई बड़ी बात नहीं। इंजीनियर रशीद ने बारामूला से खदेड़ दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हो सकता है कि बड़ा कमाल वो कर दे, लेकिन जमीन से जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कोई खुशाइन रिपोर्ट्स हैं जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए नहीं है। तो अब इन परिस्थितियों में, जैसे मैंने आपको सिनेरियो नंबर 1, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंकड़ा 35 के पार, कांग्रेस 5 से 6, तो आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनना तय। आंकड़ा 30 से कम, उसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, और उस जोड़ तोड़ की राजनीति का मतलब यह कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर चिंतन मंथन करेगी कि हम किस तरीके से 48 के पास पहुंच सकते हैं। तो 48 के पास पहुंचने के लिए फिर कांग्रेस की भी जरूरत होगी, फिर पीडीपी की सहायता की जरूरत भी पड़ सकती है, और फिर सज्जाद गनी लोन को और सैयद अल्ताफ बुखारी को भी मनाना पड़ सकता है। उसके अलावा आजाद उम्मीदवारों को भी अपने साथ जोड़ना पड़ सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है, और उसके बाद अगर कोई सरकार बनती भी है तो क्या वो सरकार स्टेबल होगी, एक बड़ा सवाल रहेगा। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को इस बात पर भी गंभीरता के साथ सोच विचार करना है कि उनका जो एजेंडा है वो पूरे का पूरा एजेंडा गृह विभाग का एजेंडा है। यानी जब तक होम डिपार्टमेंट उनके पास नहीं होगा, तब तक मेजॉरिटी जो उनके एजेंडे का पोर्शन है उसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जब तक वो आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की ताकत उनके पास नहीं होगी, तब तक अगर किसी आईएएस ऑफिसर को लेकर, किसी सीनियर ऑफिसर को लेकर उनको कोई शिकायत होगी, कोई नाराजगी होगी, तो उन्हें वो अपने दिल में दबा के रखनी पड़ेगी। उस नाराजगी का इजहार करने के लिए उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना होगा, गुजारिश करनी होगी, मगर उस गुजारिश का कोई नतीजा निकलेगा, दिल्ली के हालात देखकर ऐसा नहीं लगता। हालांकि घाटी के कुछ बड़े दानिशवरों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये कश्मीर है, यहां पर ये दिल्ली नहीं है, यहां मिजाज और माहौल अफसरों का भी आपको सरकार के बनने का बदला हुआ मिलेगा, और सिर्फ अफसरों का ही नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का माहौल और मिजाज भी बदला हुआ मिलेगा। वो तो चलिए जब सरकार बनेगी उसके बाद पता चलेगा। तो एक परिस्थिति मैंने आपको बता दी क्या है। दूसरी परिस्थिति, अगर 28 पर अटका आंकड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का और उन्हें पीडीपी और अन्य दलों की जरूरत पड़ी, तो फिर खेल बिगड़ भी सकता है। दूसरी तरफ आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के लिए आइडियल सिचुएशन कि वो अपने दमखम पर 31 सीटें लाए, 5 लोग नॉमिनेट होंगे, वो उसको लेकर आज तो नाम तक आ गए। सुनील सेठी का नाम आ गया, अशोक कौल का नाम आ गया, रजनी सेठी का नाम आ गया, उसके अलावा पंडित प्रेमनाथ डोगरा के परिवार से एक नाम आ गया, और उसके अलावा 2 महिलाएं कश्मीर से भी हैं, और उसमें फरीदा खान एक महिला है, उनका नाम प्रमुखता के साथ आ रहा है कि महिला सीट के लिए उनका नाम जो है वो रिकमेंड किया गया, ये मेरी जानकारी में भी है। अब जाहिर सी बात है, हालांकि आधिकारिक तौर पर जब मैंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने अभी तक किसी का नाम तय नहीं किया है, ना ही किसी का नाम अभी तक रिकमेंड किया है। ये राजनीति है, इसमें यूं ही बात की जाती है। तो 5 वो नॉमिनेटेड भी अगर मिला लें तो 36, फिर 12 लोगों को और बीजेपी को जोड़ना है। अब 12 लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़ा सरदर्द ये होगा
कि घाटी के लोगों को किस तरीके से इस बात पर कन्विंस किया जाए, घाटी के नेताओं को खासतौर पर, क्योंकि घाटी का सेंटिमेंट इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तरह का बनाया है, और जैसे मैंने आपको कहा कि सेंटिमेंट को उभारने में नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में कामयाब हुई कि अगर आपको कश्मीरी अस्मिता के लिए लड़ना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दीजिए। जो बचा खुचा जम्मू कश्मीर में है, अगर उस बचे खुचे को बचाना है तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दीजिए। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पार्टी मैनिफेस्टो में भी कहा और तकरीरों में भी कहा, और वो जो पुराना एक तरीका नेशनल कॉन्फ्रेंस का था लोगों को अपने साथ जोड़ने का, कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने का, उस तरीके में नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी पार्टियों के मुकाबले में मैसेजिंग में कामयाब हुई, कार्य लोगों तक पहुंचने में कामयाब हुई। तो जाहिर सी बात है उसका एक नतीजा भी निकलकर सामने आ रहा है। यूं लग रहा है कि उनका एक माहौल घाटी में बना, और उसी के चलते उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो 35 सीटें ले रहे हैं। और बारामुल्ला वाली स्थिति बन जाए, वो डार्क हॉर्स के तौर पर इंजीनियर रशीद को कमाल कर जाए, वो कल का एक यूं कह सकते हैं कि कल की गुगली हो सकती है, लेकिन बाकी नॉर्मल परिस्थितियों में ये ही सिचुएशन होगी। तो बीजेपी के लिए आइडियल सिचुएशन जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए 31 सीटें अपने दमखम पर, 5 नॉमिनेटेड और 12 लोगों को जोड़कर सरकार बनाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन क्या यह हो पाएगा? और जो 12 लोग आएंगे उनमें वो 12 लोगों में कौन लोग होंगे? क्या उप मुख्यमंत्री पद नहीं मांगेंगे? क्या वो मीठी पोर्टफोलियोज, क्या वो फाइनेंस नहीं मांगेंगे? क्या वो रूरल डेवलपमेंट, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, क्या वो ये पोर्टफोलियो नहीं मांगेंगे? तो अगर उन्होंने मांग लिया तो आप अपने लोगों को क्या देंगे? और आपको बनाने 10 मंत्री हैं केवल, तो आप 10 मंत्री कैसे, 10 में 12 लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे? 12 लोगों को अकोमोडेट भी करना है और उसके बाद अपनी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों में से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाना है। तो सिचुएशन बड़ी ट्रिकी और बड़ी डाइसी जो है वो बीजेपी के लिए भी होगी। और वो कितनी स्टेबल सरकार होगी जिसमें 12 इंडिपेंडेंट जुड़कर सरकार बना रहे होंगे, उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। और कभी भी दिल्ली में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ, बड़ा हेरफेर हुआ, तो जम्मू कश्मीर में भी बाजी फौरन पलट जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्टेबल सरकार बनाने के लिए उन्हें भी एक कोलिशन पार्टनर ऐसा चाहिए जिसके पास एक बड़ा नंबर हो, ताकि 2 ही कोलिशन पार्टनर कंफर्टेबली एक सरकार बनाए और उसके बाद लंबे समय तक उस सरकार को चलाए। अब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का कोई अलायंस होने का, गठबंधन होने की कोई संभावना है? यह संभावना बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। उसका कारण यह है कि आगा सईद रूहुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ और इंपॉर्टेंट लोग, उन्होंने लगातार इस बात पर घाटी में बात की है और बार बार इस बात पर बात करते हैं कि पूरे देश भर में जो कुछ हो रहा है उसका असर सीधा सीधा जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी पर पड़ रहा है, युवाओं पर पड़ रहा है, आम लोगों पर पड़ रहा है। उसके चलते यहां का वो वोटर जो घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, कांग्रेस को, बाकी दलों को वोट दे रहा है, उनका साफ ये मत है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमने आपको वोट दिया है। और उसके बाद उनके सामने पीडीपी की पोजीशन है कि पीडीपी जो 28 पहुंची थी 15 से, वो 28 से वापस 8 पे आ गई है। वो आई क्यों है? उसका कारण ही यही है कि पीडीपी के खुद नेता मानते हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ जो अलायंस किया, उस अलायंस के नतीजे में उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, उसी के नतीजे में उनकी ये हालत है कि उनकी पार्टी खंड खंड हो गई, भाग भाग में बट गई और उनके पास है कुछ भी नहीं। अब ये जो सूरत हाल, ये जो मैसेजिंग है, इस मैसेजिंग के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बीजेपी के साथ अलायंस करना बहुत मुश्किल होगा और ऐसी संभावना नजर भी नहीं आ रही कि कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी का अलायंस होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी देश भर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर यह प्रचार दमखम के साथ किया, जोरदार तरीके से किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वंशवाद वाली पार्टी, सच्चाई है, पिता पुत्र पार्टी को चलाते, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन जिस किस्म की शब्दावली का प्रयोग किया गया, उसके बाद अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करते हैं तो महाराष्ट्र के चुनाव में दिक्कत हो सकती है।
अब आइडियल सिचुएशन, अब आगे आइडियल सिचुएशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रियलिटी में आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को, जाहिर सी बात है, नेशनल टेलीविजन चैनलों के बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं, उन डिबेट्स को वो बड़ी गंभीरता के साथ देखते हैं, और डिबेट्स में जो लोग आते हैं वो रियल दुनिया से बहुत ऊपर होते हैं। मतलब जमीन पर जो चल रहा है उनका उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपनी उसी ख्याली दुनिया में होते हैं, और उस ख्याली दुनिया में वो बड़ी फैंटास्टिक किस्म की बातें करते हैं, वो बातें करते हैं जो जमीन पर कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। तो चलिए, हम तो जमीन के पत्रकार हैं, तो जमीन की बात करेंगे। जमीन पर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैकेज केंद्र से चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिजली खरीदने के लिए कम से कम 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बनती है उस सरकार को केंद्र सरकार की हर समय जरूरत रहेगी। नंबर 4, आतंकवाद ने जो एक नया रूप लिया है, उस नए रूप में आतंकवाद से लड़ाई लड़ना, और लड़ाई ही लड़ना बल्कि उनको परास्त करना, वो तब संभव हो पाएगा जब केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में एक जबरदस्त सिनर्जी होगी। क्योंकि इस लड़ाई में केवल आपने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, उनके समर्थक, उनकी मदद करने वाले, उनके साथ चलने वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। जाहिर सी बात है, वो घाटी जम्मू कश्मीर दोनों संभागों में आम लोगों के बीच में रह रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हों। आप कार्रवाइयां करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर जो जम्मू कश्मीर की सरकार होगी उस सरकार पर भी पड़ेगा। तो क्या करना है? तो जरूरत है कि सिनर्जी हो जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। और 5वां बड़ा सवाल, यूनिफाइड कमांड। यूनिफाइड कमांड की पहले मीटिंग लिया करते थे मुख्यमंत्री, और यूनिफाइड कमांड की मीटिंग मुख्यमंत्री के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती थी कि वहीं पर यह तय होता था कि कहां से फौज का बूट कम किया जाएगा, यानी किस जगह आपको लगता है फौज ज्यादा, वहां से कम की जाएगी। समीक्षा होती थी हालात की, और लोगों को लेकर कि भाई लोगों को दिक्कत आ रही, कहीं परेशानी आ रही है, कहीं गाड़ियां रोकी जा रही, कहीं कोई और परेशानी है, तो ये सारी चीजें फौज के साथ और पुलिस के साथ आमने सामने डिस्कस होती थी, और वहीं पर मुख्यमंत्री को दिशा निर्देश देते थे। और यूनिफाइड कमांड में जितने भी लोग होते थे उनको यह बताया जाता था कि आपका पब्लिक कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए और सरकार क्या कुछ आपसे अपेक्षा करती है। अब वो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी नहीं होगी। अब यूनिफाइड कमांड की मीटिंग को चेयर करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ना ही जम्मू कश्मीर के जो सीआईडी के चीफ हैं और ना ही पुलिस के चीफ मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, बल्कि वो रिपोर्ट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। यह परिवर्तन वो गंभीर परिवर्तन है जिस परिवर्तन के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार या कांग्रेस की सरकार, या यूं कहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार के लिए चलना जम्मू कश्मीर में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, संभवतः अगर बनती है। ठीक है जी। अब प्रैग्मेटिकली अगर आप इन चीजों के ऊपर सोचेंगे तो प्रैग्मेटिकली सोचते हुए आपको यह लगेगा, क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल बातें 15 दिन के बाद मेल्ट अवे होती हैं। क्योंकि मुझे याद है 5 अगस्त 2019 के नतीजे में कहा गया था कि अब यहां पर चुनाव नहीं होंगे, लोग बाहर नहीं आएंगे, झंडा उठाने वाला और सब बातें हुई। लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता लालायित है कि कब जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। तो अब इस सूरत हाल में जहां पर इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है, ये नई दिल्ली नहीं है, ये पुडुचेरी नहीं है, वहां पर आपको इन सब चीजों की कोई परेशानी नहीं। यहां पर आपको ये सारी परेशानियां हैं। और उसके बाद ये भी कि जम्मू कश्मीर को लेकर और खासतौर पर घाटी को लेकर कहा जाता है जैसे डेन ऑफ कॉन्स्पायरेसीज। तो डेन ऑफ कॉन्स्पायरेसीज का मतलब यह हो गया कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जिसकी पुलिस के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और बाकी विभागों के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ जबरदस्त सिनर्जी हो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी सिनर्जी गृह मंत्रालय और गृह विभाग के साथ भी हो। अगर ये सिनर्जी नहीं हुई तो उसका नुकसान आम आदमी को भी होगा और जाहिर सी बात है सरकार को भी होगा।
तो ये एक परिस्थिति है। लेकिन अगर दूसरी परिस्थिति, जैसे मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वो नंबर आता है और उनको सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं, तो फिर अपनी छवि परिवर्तित करना और छवि परिवर्तित करके यहां के बहुसंख्यक समुदाय को इस बात का कॉन्फिडेंस दिलाना कि हम किसी एक समुदाय के साथ हमें जोड़कर देखा जाता है, मगर हम एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे सभी देश के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नेशनलिज्म से आप सोचेंगे कि आप देश चलाएंगे, मुश्किल है। आपको नेशनलिज्म के साथ साथ में नेशनल मेन स्ट्रीम में जितने लोग हैं उनको साथ लेकर उनकी भावनाओं को, उनके मन में क्या चलता है, वो किस तरीके से सोचते हैं, उन तमाम चीजों पर भी गंभीरता के साथ सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा, तब जाकर बात बनेगी। अब खुद सोचिए, एक संभाग से एक पॉलिटिकल पार्टी को मान लीजिए बड़ा मैंडेट मिल गया, या मान लीजिए 4-5 घाटी की पार्टी ने मिलकर 47 सीटें ली, सब एक साथ आगे कहा हम सरकार बनाएंगे। तो एक संभाग की सरकार और एक संभाग विपक्ष में, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जम्मू कश्मीर वहां पहुंचेगा जहां पर दोनों संभाग एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि वी आर हेडेड टुवर्ड्स अ कोलिजन कोर्स, और उस कोलिजन कोर्स का नतीजा यह निकलेगा कि दो संभाग बिल्कुल अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों धाराएं एक जगह जाकर मिलती हैं। और इन दोनों संभागों की खूबसूरती यह है कि इन दोनों संभागों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए जो दोनों संभागों के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को समझती हो। यानी आप एक संभाग के इमोशन सेंटिमेंट को समझते हैं और दूसरे संभाग को आप कहते हैं कि चलिए इनके इमोशंस और सेंटिमेंट्स बाद में, तो तब जाकर बात बनेगी। अदरवाइज ये रास्ता बड़ा मुश्किल है। तो मैंने आपको परिस्थितियां बता दी हैं। एक परिस्थिति वो जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट कल इस वक्त रात तक बन चुकी होगी, बन क्या चुकी होगी मतलब बन रही होगी। और दूसरी परिस्थिति ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 के आसपास अगर आकर अटक गई तो फिर जम्मू कश्मीर में सरकार जल्दी बनेगी, उसकी संभावना बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है, क्योंकि बहुत जोड़ तोड़, बहुत सोच समझ और बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। ये जज्बाती नारे देना, इमोशनल सेंटिमेंटल बातें करना बहुत आसान है। प्रैक्टिकली जब आप जम्मू कश्मीर को गवर्न करना शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहां जिन मुख्यमंत्रियों ने गवर्न किया है वो हमसे बेहतर समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या अच्छा है, जम्मू कश्मीर के लिए क्या बुरा है, और कौन सा ऐसा रास्ता लिया जाए जिस रास्ते से जम्मू संभाग के सेंटिमेंट्स को भी एड्रेस किया जाए, कश्मीर संभाग के सेंटिमेंट्स को भी एड्रेस किया जाए और दोनों संभाग एक साथ मिलकर आगे बढ़े। मुझे लगता है कि यह वो चीज है जिस पर फोकस करने की जबरदस्त तरीके से जरूरत है। एक लोकतांत्रिक सरकार की जम्मू कश्मीर को जबरदस्त जरूरत थी। हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अब कल सुबह 7 बजे काउंटिंग शुरू होगी और 12 बजे तक बिल्कुल साफ हो चुका होगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल यही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, देखेंगे कल किसका कितना आंकड़ा रहता है, और जैसे जैसे आंकड़े आपके सामने आएंगे हम भी आपको बताते रहेंगे जम्मू कश्मीर में के लोगों ने किस पार्टी को अपना मैंडेट दिया है। तो मैंने आपको परिस्थितियां दोनों बता दी। देयर इज वन पॉसिबिलिटी, द नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कम विद 35 सीट्स plus Congress, and with some other partners it will be able to frame a government. And the other very possibility is BJP coming up with 31 seats with 5 nominated MLAs. It will be 36, and then it will be, it's not difficult for them to get 12 more independents and form government in Jammu and Kashmir. तो ये, और मैंने आपको जैसे ये भी कहा कि जो सबसे बड़ा दल बन के उभरेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मजबूरी होगी सबसे पहले उसी को कहना आइए सरकार बनाइए। तो चलिए कल का इंतजार है और इस वक्त 10:30 है, तो कुछ घंटों की बात है। 9 घंटे के बाद आप राउंड बाय राउंड पता कर रहे होंगे कौन जीता कौन हारा।